हमारे पास में एक बहुत ही स्पेशल डायमंड ऑफ बॉलीवुड है। इनफैक्ट मैं क्या कहना चाहूँगा, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में फ़ोटो खिंचाई है, लेकिन सिर्फ फ़ोटो नहीं खिंचाई है, वो डिज़र्व भी करती हैं उस फोटोग्राफ के साथ में खिंचवाने के लिए। इनफैक्ट शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड एज अ नेशनल अवार्ड फॉर द फिल्म कॉल्ड धाग, विच इज़ अ मराठी फिल्म। मेरे लिए तो वो अवॉर्डेड एक्ट्रेस तो नहीं है, रिवॉर्डेड एक्ट्रेस हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इनकी जर्नी जो है कोल्हापुर से शुरू हुई थी और पुणे में गई, फिर पुणे से बॉम्बे आई, तो ये ट्रायंगुलर बिल्कुल जर्नी हुई इनकी। और आज वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ श्री अमिताभ बच्चन जी, जो हमारे विश्व के बहुत ही महान नायक हैं, उनके साथ में एक्टिंग कर रही हैं। चलिए अब मैं आपको बिना कोई ज़्यादा वक्त ज़ाया करे इनसे रूबरू कराता हूँ। एंड लेट मी हैव अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द टैलेंटेड आइकॉन्स ऑफ बॉलीवुड, मिस उषा जाधव। हाय उषा जी, ये बताइए मुझे आप कि ये जो कोल्हापुर से जो सफ़र शुरू हुआ आपका और फिर आप पूना गई, उसके बाद फिर आप बॉम्बे गई, ये ट्रायंगल कैसे हुआ, ये शुरुआत कैसे हुई और ये सपना कहाँ से आया? लोग सोचते हैं उस उम्र में, लड़कियों उम्र सोचती हैं कि भाई लड़का कोई राजकुमार मिलेगा, घोड़े पे आएगा, लेके जाएगा, लेकिन ये सपना कहाँ से आया? ये सपना तो मुझे बचपन से ही था। कोल्हापुर से हूँ मैं। स्कूल में व्हेन आई वाज इन 7th हमने एक इंटर स्कूल कंपटीशन में एक प्ले किया था। तो उसमें मुझे एक्टिंग का प्राइज मिला था एक्चुअली। तो दैट वाज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया, या फिर जब मुझे लगा, जब मुझे एहसास हुआ कि यार मैं मतलब इसकी आई एम फॉन्ड ऑफ दिस और मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है लाइफ में। जो पहली बार जब आपने स्टेज पे गए, जब आप कहीं ना कहीं आपके पैर कहीं ना कहीं शेक करते थे, मुझे याद है कि जब मैं स्टेज पे जाता था तो मेरे पूरे पैर शेक ही कर जाते थे बिल्कुल, लेकिन आपके कभी पैर शेक हुए? नहीं, ऐसा एक्चुअली तभी भी नहीं हुआ था। 7th में हमने प्ले किया था, आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल, उसके रिहर्सल्स किए थे और जब गए तब वो एक बड़े आसानी से हो गया। मतलब पैर कांपे नहीं थे मेरे उस वक्त भी। ओके, तो यानी कि आप समझ लेंगे कि ये कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आया? कि मतलब ये अंदर आपकी मम्मी डैडी के अंदर से था ये कॉन्फिडेंस, ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आया? ऑफ कोर्स ये मेरे मम्मी डैडी की तरफ से कॉन्फिडेंस आया मुझ में। माय डैड इज म्यूजिक टीचर, सो एक आर्ट का बैकग्राउंड हमारे घर में हमेशा से ही है। गाना हो या फिर माय डैड प्लेज लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो सब एक आर्ट की तरफ झुकाव जो है वो घर में बचपन से ही था। और मेरे डैड ने हमेशा ही मुझे एक मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो दिया है, एक फ्रीडम दिया है सब लोगों को कि हाँ इफ यू लाइक समथिंग गो एंड डू दैट। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे डैड की तरफ से आया मुझ में। वाह, वंडरफुल। इनफैक्ट ये बताइए कि जब आप एक्टिंग में आपने प्राइज जीता और फिर जब आप आगे बढ़ने लगे और आज तो आप नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस भी हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि प्रेसिडेंट के वो दरवाजे के पास भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है लेकिन ये आपने सोचा था कभी कि हाँ मेरा एक वजूद होगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं इस नाम से जानी ज़रूर जाऊंगी, एक नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं रहूंगी, मैं एबनॉर्मल एक्ट्रेस रहूंगी? मैं एबनॉर्मल एक्ट्रेस तो नहीं कहूंगी अपने आप को, मैं वेरी मच नॉर्मल पर्सन। लेकिन जब सोचा था स्कूल में कि एक्ट्रेस बनूंगी, तब ये तो नहीं सोच सकती थी मैं कि मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा या फिर लोग मुझे इस नाम से जाने जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में। बट ये था क्या, मुझे भी एक्ट्रेस बनना है और फेमस होना है, ये सब कुछ दिमाग में था। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मतलब लगता है कि एक नॉर्मल लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, कोल्हापुर जैसे छोटे शहर में से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से सिर्फ एक लड़की ने सपना देखा कि हाँ मुझे एक्ट्रेस बनना है, बट उसका सफ़र जो था वो 10 साल का है। सो 10 साल के बाद आज मुझे एक फिल्म मिली। एक फिल्म मिलने के बाद देन ठीक है नेशनल अवार्ड, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे 10 साल लगे नेशनल अवार्ड के लिए, तो ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों की नेशनल अवार्ड के लिए, बट 10 साल लगे मुझे एक फिल्म मिलने के लिए। तो इट्स लॉन्ग जर्नी। तो जब आप मिले प्रणब जी के साथ में, प्रणब मुखर्जी जी के साथ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो उनसे मिलके आपको क्या लगा कि मतलब कुछ सीखने को मिला उनसे? आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्रभावित हुई उनसे मिलकर, क्योंकि उन्होंने तो आपको अवार्ड दिया है, तो ऐसी कोई चीज़ में आपको सीखने को मिली? वक्त इतना नहीं होता नेशनल अवार्ड के वक्त कि आप उनसे बात करो या फिर कुछ
कुछ शेयर करो। ओके। तो उतना टेलीफोन नंबर छोड़कर। नहीं नहीं, बहुत बिजी होते हैं वो, तो मतलब आने के पहले सब कुछ रेडी होता है, जैसे ही वो आते हैं सबके नाम लेकर के थोड़ा सा डिस्क्राइब करके वो अवार्ड देते हैं और चले जाते हैं। तो अवार्ड के बाद सबसे पहले आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? सबसे पहला श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? अगर मतलब वो अवार्ड के अगर आप हकदार हैं तो क्या मैं मानूँ, वो परफॉर्मेंस मानूँ जो आपके अंदर में छिपा हुआ है, वो जो सोना आपके अंदर छिपा हुआ है, या डैडी का जैसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो शुरुआत में था, या मम्मी की ब्लेसिंग्स? सबसे पहले किसको मानूंगा मैं? माय पेरेंट्स, मम्मी डैडी दोनों को। अच्छा ये बताइए कि बेसिकली जब आप इस इंडस्ट्री में आई, आप मतलब बाकायदा देखा जाता है कि आप उतनी ज़्यादा फेयर तो नहीं हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा हैं। सवाल ये है कि आपके हिसाब से एक लड़की, जब नई लड़की आती है इंडस्ट्री में, आपको पता है कि बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं लड़की को सर्वाइव करने के लिए बॉलीवुड में। कभी कभी फेक प्रोमिसेस होते हैं, कभी कभी टहलाया जाता है। तो ऐसे में आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ कि जब आप इंडस्ट्री में आई तो कोई ऐसा फेक कोई प्रोड्यूसर मिला हो, या कोई ऐसे आपको बस बातों में घुमा रहा हो और आपके साथ में टाइम पास कर रहा हो? वो तो खैर डेफिनेटली लोग होते हैं वैसे घुमाने वाले और बोलने वाले कि नहीं हम कर रहे हैं काम, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट टचवुड मैं उस सर्कल में ज़्यादा रही नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आया अरे हाँ ये फेक है यार छोड़ दो, तो मैं दूर होने लगी उन दैट मतलब वो जो लोग थे फेक वाले जो लोग कहते हैं ना, कि उनसे मैं समझ में आने के बाद जल्दी से दूर होने लगी। एंड टचवुड अच्छा सर्कल मिलने लगा मुझे, अच्छे लोगों के साथ मेरी दोस्ती होना शुरू हुई, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड यस, कॉम्प्लेक्शन की वजह से मुझे रिजेक्शन ज़रूर मिले। okay. जब मैंने शुरुआत की थी, ट्रैफिक सिग्नल मेरी पहली फिल्म थी मधुर भंडारकर की, छोटा सा रोल था मेरा, गजरे वाले का रोल था, बट मेरा मतलब मैंने कुछ किया नहीं, वैसे मैं थिएटर से नहीं हूँ, FTI से नहीं हूँ, NSD से नहीं हूँ, ना ही मतलब कुछ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है या फिर कोई गॉडफादर है जो मुझे गाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरी ज़िंदगी में। तो जब मुझे पहली फिल्म मिली मधुर जी की तो मैंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया था उस फिल्म के लिए, लेकिन उस फिल्म के बाद मुझे वही छोटे छोटे रोल्स ही ऑफर होने लगे थे। तो एक पॉइंट के बाद मैंने कहा मुझे छोटे रोल्स तो करने नहीं है, क्योंकि वो तो सपना मैंने देखा नहीं है, जो सपना मैंने देखा है वो कुछ अलग है और मैं कर कुछ रही हूँ अलग। तो मैंने वो फिल्में छोटे छोटे रोल्स को लेना बंद कर दिया। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा बिकर तो पागल है क्या, मिल रहे हैं तो काम करना चाहिए ना, दिखना चाहिए, वरना कैसे लोगों को पता चलेगा कि तुम भी हो। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे रोल्स करने लगूंगी तो लोग मुझे छोटे रोल्स के लिए कंसिडर करेंगे, मतलब एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि हम इसे लीड में भी ले सकते हैं, ये उनके दिमाग में नहीं आएगा। तो स्टॉप वो छोटे छोटे रोल्स करना। तो वहाँ आपने गट्स दिखाई, राइट? हाँ डेफिनेटली। तो वहाँ मैंने ना बोलना सीखा कि नहीं ये नहीं करना है मुझे सर। तो वो एक पॉइंट था। फिर उसके बाद मैंने टीवी में ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि ये सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी था और टीवी में एक अच्छा इनकम का फ्लो होता है, कंटिन्यूस काम होता है आपके पास। तो मैंने टीवी में मतलब 7 साल पहले की बात है, उस वक्त टीवी में ट्राई किया था मैंने, बट वहाँ मुझे रिजेक्शन मिला था डेफिनेटली मेरी कॉम्प्लेक्शन की वजह से, कि अरे यार हमें सांवले लोग नहीं चाहिए, काले लोग नहीं चाहिए यार, गोरे लोग चाहिए, एक्टिंग हम खुद करवा लेंगे। ये मतलब ये मुझे बोला गया था। मैंने कहा ठीक है यार, और फिल्म में लीड की नहीं मिल रही थी क्योंकि हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ। ये दोनों शब्द जो थे, ये दोनों इंसिडेंट्स मुझे अभी भी याद है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि राइट नाउ इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड, फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज हो गई है और टीवी भी चेंज हुआ है। अभी पीपल आर देयर हु रिस्पेक्ट एक्टर्स, और वो अभी वो दौर नहीं है जो 7 साल पहले था। वाह, दैट्स अ ग्रेट। और वही सांवली लड़की जिसका रंग गोरा नहीं है, आज वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में फोटो खिंचा के एक रिवॉर्ड लेती है और अवार्ड भी लेती है साथ में। व्हाट अ ग्रेट थॉट। इनफैक्ट ये बताइए कि बेसिकली जब आपके पास में ये जो पेशेंस, जो पावर जो है, इसके लिए आप कुछ मेडिटेशन भी कुछ करती हैं क्या? पेशेंस तो बहुत है। मैंने एक्चुअली विपश्यना की है। तो कभी गुस्सा आता है, कभी रिजेक्शन के टाइम में ऐसा कुछ? रिजेक्शन के वक्त गुस्सा आता था, तो उसको कैसे आप कन्विंस करती थी? गुस्सा मतलब कुछ कर नहीं सकते ना आप, किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आप किसी को मुंह पे गाली नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, सहन करो, चुपचाप शांति से घर आ जाओ। मतलब ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैं खुद घर आके रोई हूँ कि क्यों
मेरी मम्मी से मत मिलिएगा, क्योंकि वो तो बल्कि आपकी तारीफ करेंगे, बोलेंगे इनसे जाके ट्रेनिंग लो, तुम कोई काम की नहीं हो। ये बताइए कि जब आप इस मेन स्ट्रीम सिनेमा में आई हैं, जब आज आप मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ में काम कर रही हैं, बहुत से एक्टर्स अपने प्रिंट इंटरव्यू में बोलते हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं, तो क्या अमित जी के साथ में ये जानते हुए कि अमित जी एक इंटरनेशनल आइकॉन हैं आज हमारे देश के लिए, और एक आप भी एक नेशनल आइकॉन हैं आप, तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस हुआ अमित जी को सबसे पहले देखकर, या सबसे पहले वो हम जानना चाहेंगे कि वो पल क्या था जब अमित जी आपको देखे और जब उनको पता चला कि भाई आप तो प्रेसिडेंट के साथ में फोटो खिंचा के आ चुकी हैं, वो भी अवार्ड लेके, तो वो कैसा था पल? एक्चुअली मैंने और सर ने एक एड शूट किया था केबीसी 6 का एक प्रोमो था, केबीसी 6 सीजन का। तो उस वक्त मैं उनको पहली बार मिली थी। तो वो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि मैं पहले 4 दिन पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, ऐड की शूट के 4 दिन पहले से ही मैंने सबको बोल के रखा था, मेरी फैमिली को बोला था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था जो क्लोज फ्रेंड्स है कि हम गोइंग टू शूट विद बच्चन साहब। बड़ी एक्साइटेड थी, मैं अपना कैमरा भी लेके गई थी, जबकि मैं आज तक मैंने ऐसा कभी किया नहीं कि मैं कोई शूट पे अपना कैमरा लेकर के जाऊँ, बट मैं कैमरा लेके गई थी एक फ़ोटो खींचने के लिए उनके साथ। तो आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर, वो केबीसी का जो फॉर्मेट है ना, सो आई वाज सिटिंग ऑन दैट चेयर एंड वो वहाँ से आए एंड मैं खड़ी हो गई, तो मेरे पास आया वो और शेक हैंड किया और बोला अमिताभ बच्चन, एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट वाज माई लाइफ्स बेस्ट मोमेंट। या बहुत अच्छा मोमेंट था वो, क्योंकि हमने बचपन से देखा है उनको और वो मेरे सामने है एंड ही इज सो गुड। मेरे हार्ट बीट्स बहुत बढ़ गए थे उस वक्त व्हेन आई वाज सिटिंग। वो खुशी में थे कि नर्वसनेस में थे? नर्वसनेस में थे, खुशी भी थी, नर्वसनेस दोनों भी था, एक्साइटमेंट भी थी, सो सबका मिक्सचर था वो। और आज जब आप एक्टिंग कर रही हैं तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? उस समय जब आप मिले थे और आज जब आप एक्ट कर रही हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी मतलब फ्रेंडली हो गए हैं, कैसे हैं मतलब? वो तो फ्रेंडली है ही, क्योंकि हमने जब तो अभी भी आप नर्वस फील करती हैं जब आप एक्ट करती हैं उनके सामने? अभी मतलब फर्स्ट कुछ ऐसा था, मतलब हाँ, मतलब एक नर्वसनेस वो होती है उनके सामने, आप कुछ भी कितने भी 30 मार खा रहे हो, लेकिन उनके सामने एक नर्वसनेस आती है, दैट्स अ फैक्ट। अब ये बताइए कि जब आज आप फिल्में कर रही हैं, ये बताइए कि कभी अगर फ्यूचर में कभी ऐसे मौका मिला कि टीवी सीरियल करने के लिए, वो भी लीड रोल का, और 2 मौके मिल रहे हैं कि फिल्में भी करनी है और टीवी सीरियल भी लीड रोल, वो भी बहुत अच्छे प्राइस पे, तो क्या आपको लगता है कि टीवी एक्टिंग अलग है और फिल्म एक्टिंग अलग होती है? नंबर 1 क्वेश्चन मेरा तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन, तो उस केस में आप क्या करेंगी? क्या आप टीवी को भी टाइम डेडिकेट करेंगी और फिल्म के लिए भी करेंगी? क्या करेंगी? आपके लिए सबसे फेवरेट क्या है आज के दिन में? मेरे लिए हमेशा से ही सबसे फेवरेट है फिल्म्स। मैं बहुत ज़्यादा फिल्म्स को लेकर के क्रेजी हूँ, फिल्म्स मेरा पैशन है। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा फिल्में देखती हूँ, मतलब हमारे घर में केबल नहीं था, टीवी था, तो दूसरों के घर में, जिनके घर में केबल था ना, मैं उनके घर जा के पिक्चरें देखती थी। तो मैं मतलब इतनी फिल्म्स की क्रेजी फ़ैन हूँ। तो फिल्म्स मेरे लिए हमेशा से ही अहम है और I'll always prefer to act in films, जबकि टीवी बहुत अच्छा मीडियम है। टीवी का ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, उसकी रीच ज़्यादा है, बट टीवी की एक्टिंग है जो से टीवी में इसे डेली सोप अगर हो तो वक्त कम होता है, तो उनकी शूटिंग जो है फास्ट होती है, क्योंकि बहुत कम समय में उनको एपिसोड्स करने हैं, सब करना है, तो और एक ही आपका रोल है, अगर 1 साल सीरियल चले, 2 साल सीरियल चले, बट यू आर प्लेइंग ओनली 1 कैरेक्टर। तो बेटर है, मैं प्रेफर करूंगी कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे मौका मिल रहा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर बहुत सारे किरदारों को एक ही जिंदगी में जीने की। आई कैन लिव so many characters in my life, and that can happen only with films. अच्छा, ये बताइए कि डैडी का जब आपने बहुत पहले जिक्र किया इस बारे में कि आपके लिए सबसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही मान के चले डैडी आपके हैं, तो उस केस में डैडी की वो 3 चीज़ें कौन सी जो बेस्ट चीज़ लगती हैं आपको, जो आपके लिए एक मैजिक मंत्र का काम करती हैं जब आप डिसअपॉइंटमेंट होती हैं या डिसअपॉइंटमेंट कभी आपको मिलती है? तो मेरी डैडी की फर्स्ट इज हिज हार्ड वर्क, सेकेंड उनका जो पॉजिटिविटी एक उनमें है ना, ग्रेट पॉजिटिविटी, वो कभी हार नहीं मानते, कोई भी चीज़ कुछ भी होना, उनका ये है, हमेशा से उनका नेचर है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो करेंगे, तो दैट्स द सेकेंड थिंग।
थर्ड मुझे उनकी कला के प्रति जो उनका प्यार है, दैट्स अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू, आप ये कहना चाहते हैं कि आप अमिताभ बच्चन जी की फ़ैन तो हैं ही हैं, लेकिन डैडी की भी सबसे बड़ी फ़ैन है। हाँ। ये बताइए कि बेसिकली देखा जाता है कि जब लड़कियां यहाँ पे आती हैं तो बहुत से सारी, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा वो डिपेंडेंट रहती हैं कि भाई इस तारीख को काम शुरू करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, 18 तारीख आई या 19 तारीख आई या 25 तारीख को तो काम बन जाएगा। तो क्या ये चीज़ आप भी मानते हैं एज एन एक्टर के तौर पर कि 18 तारीख ये जो या ये रिंग पहनने से या ये कलर ऑफ शर्ट पहनने से कुछ ना कुछ गाड़ी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता है बॉलीवुड में? ऐसा डेफिनेटली मानते हैं लोग। आप मेरे हाथ में देखोगे तो मेरे हाथ में भी काफ़ी सारी अंगूठियां हैं, काफ़ी सारे स्टोन्स मैंने भी पहने हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि आप 5 साल, आप 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ो तो आप इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद आपको जॉब भी मिल जाती है। आप 5 साल मेडिकल में अगर पढ़ोगे तो आप डॉक्टर भी बन जाओगे, भले कुछ भी अगर गैप आ जाए तो 1-2 साल का गैप है, एंड यू विल अचीव दैट। बट फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है, कुछ काम मिलने का फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कि सितारों पे बहुत कुछ निर्भर होता है, तो वो ट्राई आउट करने के लिए क्या हर्ज है ना। हम काम तो कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड। इट इज नॉट कि हमने अगर कुछ अंगूठियां पहन ली तो वी आर सिटिंग एट होम एंड जस्ट वेटिंग कि सितारे बदले। इट्स हार्ड वर्क, एंड अगर ठीक है वो अगर किया जाए तो क्या बुरा है उसमें। बट ऐसा आप क्या मानती है कि अगर मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको बोल दिया कि अरे उषा समझो यार बात को कि इस दिन मत लेना क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म फ्लॉप हो जाएगी आगे चल के, तो क्या आप मानेगा? वो भी बहुत नामचीन अगर एस्ट्रोलॉजर ने बोला, तब आप क्या बोलेंगे? क्या इस दिन से फिल्म को मुहूर्त शूट मत करो क्योंकि फिल्म आगे चल के फ्लॉप हो जाएगी? नहीं, वो तो सुपरस्टिशंस है ना, वो तो बहुत हो गया। वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप गॉड फेरर हैं आप? ऑफ कोर्स। ओके, तो ये बताइए कि आपकी दिनचर्या शुरू कैसे होती है? हम पहले जानना चाहेंगे, जब आप काम पे निकलती हैं तो शुरुआत आपकी सवेरा कितने बजे होता है और रात तक क्या क्या करती हैं आप? अगर शूटिंग है तो सुबह उठती हूँ। कितने बजे आप उठती हैं सवेरे? डिपेंड्स ऑन द कॉल टाइम, बट मोस्टली 7 बजे शायद उठ जाऊंगी, 6 या 7 बजे के बीच में। उठने के बाद सब तैयार होने के बाद फर्स्ट मेरा काम होता है कि मैं पूजा करती हूँ। ओके। मतलब पूजा के बिना मैं घर से आज तक कभी भी नहीं निकली हूँ। बिल्कुल सही। सो पूजा करने के बाद आई जस्ट गो सिट इन द कार। मतलब चाय तो मैं डेफिनेटली पीती हूँ, वो भी नॉर्मल चाय चाहिए, दूध होना चाहिए और शक्कर होना चाहिए उसमें। मैं ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, ना मुझे पसंद है। तो वैसी वाली चाय मैं खुद बनाती हूँ, पीती हूँ। चाय पी के कुछ नाश्ता वाश्ता बना लिया तो वो बना के खा के निकल जाती हूँ मैं। ओके। और फिर जब आप शाम को आती हैं फिर क्या करती हैं? शाम को आने के बाद, पैकअप के बाद आने के बाद आके एक बार वापस वही है, फ्रेश होना है। पूरा घर जो सुबह, क्योंकि अगर जल्दी में गई तो पूरा घर मैस होता है। आने के बाद थोड़ा घर ठीक ठाक करो, फ्रेश हो जाओ, खाना बनाओ। स्ट्रेस होता है क्या? स्ट्रेस होता है आपको? कभी ऐसा होता है कि अगर इतने ज़्यादा घंटे आपने काम किया तो स्ट्रेस होता है? कहीं फ्रस्ट्रेशन भी होता है काम करते करते कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स आपने डेडिकेट करे शूटिंग में, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं गुस्सा कभी भी आता है? नहीं, मुझे काम करते वक्त फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा कभी नहीं आता। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। व्हेन आई एम एट वर्क आई एम द बेस्ट। ओके। कभी ऐसा वाकया होता है कि जैसे मान लीजिए जेन्युइनली अगर आपकी तबीयत खराब है और जानते हुए भी कि आपका शॉट जो है वो रेडी है, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? वुड यू ट्राइंग टू गिव एन एक्सक्यूज टू द प्रोड्यूसर बिकॉज इट इज अ जेन्युइन एक्सक्यूज, या फिर आप तब भी तकलीफ में उठ के आप जाएंगे और शॉट दे कर आएंगे आप? ऑफ कोर्स मैं काम करूंगी, मैं एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दूंगी। धग हम जब शूट कर रहे थे, अगर वो हेल्थ एक्सक्यूज है तो भी नहीं। वही आई जस्ट टेल यू वन एक्सपीरियंस। हम जब धग शूट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे और धूल थी। गांव में शूट कर रहे थे और मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। मुझे ठंड से भी सर्दी होती है, धूल से भी सर्दी होती है। मैं बीमार पड़ गई थी, बुखार था मुझे, ज़्यादा बुखार था, सर्दी थी, मतलब पूरा सर ब्लॉक था, सब मतलब बहुत बुरी हालत थी मेरी। बट स्टिल हमने गैप ही नहीं लिया, क्योंकि हम गैप ले ही नहीं सकते थे। हमने शूट किया, मतलब वो एक्सक्यूज नहीं है, वो तो ठीक है, शो मस्ट गो ऑन कहते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो दैट मींस द कमिटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ। ओके, फिल्में देख के आप क्या सीखती हैं बेसिकली? फिल्में देखकर क्या देखती हैं? फिल्मों में आप जब नॉर्मली क्या चीज़ आपको सीखने को मिलती है? फिल्मों में क्या देखती हैं बेसिकली आप? क्या फिल्म आप सिर्फ फन के लिए देखती हैं या कुछ लर्निंग के लिए कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑफ कोर्स मैं लर्निंग के लिए सिनेमा देखती हूँ कि कैसा सिनेमा बनाया है उन्होंने, उनको क्या दिखाना था, किसने कैसे किस तरीके से उस किरदार को निभाया है, कितनी आसानी से उन्होंने काम किया है,
कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उनका सिनेमाटोग्राफी होती है, एडिटिंग है, सो मेनी थिंग्स आई सी कि कितने अच्छे से उन्होंने फिल्में बनाई हैं, क्योंकि वो सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है फिल्में देखना। फिल्मों की अगर हम बात करें, इससे भी आपने जैसे पहले थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत सारी ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, सिनेमा चेंज हो गया, फिल्म इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई है, उनके सब्जेक्ट्स भी चेंज हो गए हैं, अब वैसी फिल्में नहीं बनती जो आज बनती आ रही हैं। तो जैसे मान लीजिए सेक्स जॉनर की फिल्म की हम बात करें तो फिल्में एडल्ट फिल्में बनती है, लेकिन वही एक ए लीड एक्ट्रेस के साथ में। तो मुझे सिर्फ 2 सवाल इसमें ये करना था कि पहला तो ये कि क्या एडल्ट फिल्में बनती हैं जिसमें स्टोरी लाइन हो और स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी हो, तो उस केस में कोई भी लड़की को अगर ऐसा सब्जेक्ट आता है तो उसमें उसको आंख बंद करके हाँ कर देना चाहिए बिकॉज एवरीबडी लाइक सेक्स, या फिर भी सब्जेक्ट देखना चाहिए और उसकी चैलेंजेस क्या हैं वो देखना चाहिए? आपको सब्जेक्ट देखना चाहिए, उसके चैलेंजेस देखना चाहिए, कौन उस फिल्म को बना रहा है वो देखना चाहिए। पर ऐसा होता है कि सेक्स फिल्म के बाद में कहीं ना कहीं उस पर टैग ले जाता है कि शी इज केपेबल ओनली फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ रोल्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी नहीं मानती हैं? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन दैट एक्ट्रेस कि वो उस फिल्म के बाद अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। और अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे ये जो नए पब्लिसिटीज़ जो आते हैं, जैसे मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, एक्ट्रेसेस होती हैं जो न्यूज़ चैनल पे आके पब्लिसिटी कराती हैं कुछ ना कुछ, या फ़ोटो शूट हो गया या कुछ ऐसे जो जैसे सेमी न्यूड होते हैं, मिसाल के तौर पे वीडियो अपलोड कर दिया और वो न्यूज़ चैनल कहीं ना कहीं TRP रेटिंग के लिए उसको उठा लेते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको लगता है कि ये बेनिफिट का काम करती है खासतौर से स्ट्रगलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको एक नाम मिल जाता है और उनकी हाफ मार्केटिंग आधी हो जाती है और वो आगे चल के वो देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टैलेंट, मतलब ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए फायदा होता है क्या? ये इट्स अ चीप पब्लिसिटी। आई डोंट बिलीव इन चीप पब्लिसिटी। ये मतलब बोल्ड सीन्स का ये मतलब कुछ वीडियोस निकालो, ये करो, दैट्स अ चीप पब्लिसिटी, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। वो सिर्फ उसी वक्त के लिए वो उनकी पब्लिसिटी मिलेगी उनको, बट दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म। ओके, तो मतलब इट्स ऑल अबाउट टैलेंट विच द पीपल सी। या ऑफ कोर्स। ओके, आखिरी में चलते चलते मैं जानना चाहूँगा खासतौर से आपकी फीमेल फैंस को और मेल फैंस को, बोथ ऑफ देम, वो 3 मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्योंकि आप वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं इनफैक्ट इंडस्ट्री की, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं 3 जो आप उनको पर्सनलाइज वे में अपने लव दिखा के बोलना चाहेंगे आप मेरे फैंस को? जी हाँ, सॉरी, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बॉलीवुड में। जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो फोकस होने चाहिए, उनका एम क्लियर होना चाहिए कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए या फिर वो क्या करना चाहते हैं। एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो एक्ट्रेस भी मतलब टेलीविजन है, फिल्म्स है, थिएटर है, सो मेनी थिंग्स, तो वो क्या एग्जैक्टली किस में आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका फोकस क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ आने के बाद बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत है, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ पेशेंस, एक डेडिकेशन होता है, तो वो चाहिए। पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉट नेसेसरी आप आएँ और आपको तुरंत ही काम मिल गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस काम को भी मेंटेन करने के लिए, उस स्टेटस को भी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत एक सूझबूझ के मतलब तरीके से आपको वो स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है और ज़्यादा मतलब ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। अगर सक्सेस भी मिला तो भी एकदम हवा में उड़ोगे तो उतनी जल्दी इंसान नीचे भी गिर जाता है। तो ये 2 चीज़ें तो ये हैं। एंड थर्ड, आई बिलीव हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस हो गए। एंड थर्ड इज जो भी आना चाहे, रिजेक्शंस हो या फिर नेगेटिव, अगर कुछ जो खराब बातें लोग बोलते हैं उन पे विश्वास ना कीजिए। यू कम इनटू द इंडस्ट्री with strength and you take your own experiences. मतलब दूसरों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, अपना खुद का एक्सपीरियंस आप खुद बनाओ। वेरी नाइस थॉट। ये बताइए, आखिरी सवाल जो मेरा सवाल है, तो ये तो टैलेंट्स का सवाल हो गया। मेरा सवाल है कि मेरे को आप कभी मिलाएंगी प्रणब मुखर्जी के साथ में नहीं फोटो खिंचवाने के लिए? आपको जिस दिन मुझे टचवुड दूसरा नेशनल, मैं तो दुआ करूंगा कि फिर से मिले, कम से कम एक गेट में मैं जाना चाहता हूँ, 340 कमरे डिस्कवर करना चाहता हूँ। उस दिन मैं डेफिनेटली आपको बुलाऊंगी। जरूर जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका नाम उषा वाकई में सचमुच उषा ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये उषा ही हैं जो सूर्य की किरणों की तरह बिल्कुल राइज करती हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में अगर आप इनके बहुत अच्छे अपने आप को फ़ैन मानते हैं तो सिर्फ इनकी फिल्मों को देख के एंटरटेन मत होइए, इनकी सीख से कुछ सीखिए, बिकॉज बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो कि अपना कीमती वक्त देते हैं और आप जैसे लोगों को भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू लिसन टू हर वाइटल एडवाइस
एंड आई एम श्योर कि वन डे एक दिन आप भी उनके पास जाएं और उनको थैंक्स बोलें कि वाकई में जो उनकी एडवाइस जो आपको मिली है वो आपके बहुत काम में आई है. एनीवे, थैंक यू उषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम टू अस. थैंक यू सो मच.